नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में ईडी की छापेमार कार्रवाई, श्रीराम ज्वेलर्स के ठिकानों पर दबिश, अनवर ढेबर के करीबी होने की चर्चा, फरार भाई पर कथित शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप। दिन में एसी की मरम्मत, रात में चोरी की वारदात, बिलासपुर पुलिस ने दबोचा शातिर चोर, जुआ सट्टा में गंवा चुका था 30 लाख, चोरी के पैसों से हुआ मालामाल। बिलासपुर में कल पाणिनि संगोष्ठी का भव्य आयोजन, एक मंच पर नजर आएंगे देश भर के विद्वान, होगा पाणिनि व्याकरण पर गहन मंथन और शास्त्र पंडितों का सम्मान। और रिटायर्ड महिला प्रोफेसर को शातिरों ने किया डिजिटल अरेस्ट, 7 दिनों तक देते रहे मानसिक प्रताड़ना, टेरर फंडिंग का डर दिखाकर ऐड लिए 1 करोड़। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए एक बार फिर बड़ी दस्तक दी है। जांच टीम ने मध्यनगरी चौक स्थित प्रसिद्ध श्रीराम ज्वेलर्स के संचालक विवेक अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी कर दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई का मुख्य केंद्र विवेक अग्रवाल के भाई विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को माना जा रहा है, जो इस 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में एक अहम संदिग्ध आरोपी है और फिलहाल दुबई में रहकर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा अनवर ढेबर के करीबी बताए जा रहे हैं। ईडी के अनुसार साल 2019 से 2022 के बीच राज्य में हुए इस व्यापक अवैध शराब सिंडिकेट में विकास अग्रवाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है, जिसके चलते उसकी संपत्ति को पहले ही कुर्क किया जा चुका है। अब एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या घोटाले के काले धन का निवेश श्रीराम ज्वेलर्स या अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के जरिए खपाया गया है। फिलहाल छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत और वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस सिंडिकेट से जुड़े कई और रसूखदारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वक्त हम बिलासपुर के क्रांति नगर में मौजूद है, जहां पर जो विवेक अग्रवाल है सराफा व्यापारी, उनके घर अभी ईडी ने दबिश दी है। 3 से अधिक गाड़ियों में जो अधिकारी वो पहुंचे हुए हैं और लगभग दर्जनों से अधिक कर्मचारी अधिकारी वहां अंदर पे मौजूद है, जहां पे फाइलों की छानबीन की जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये विवेक अग्रवाल का घर है। अब बता दें आपको, विवेक अग्रवाल के भाई का नाम विकास अग्रवाल है, जिनको अनवर ढेबर के करीबी बताया जाता है और वो शराब घोटाले में उनका नाम मुख्य केंद्र बिंदु बताया जा रहा है। यहाँ पर ये घर है जहाँ पे ईडी ने अभी दबिश दी है और यहाँ पर जो फाइलों की संख्या है उनको खंगाला जा रहा है। यहाँ पर पूरी टीम, ईडी की जो टीम है, दर्जन से अधिक अधिकारी जो है मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घर है और यहाँ पर 3-4 गाड़ियों में ये जो अधिकारी आए हुए हैं, ये गाड़ियों की लाइन है। पीछे आप देख सकते हैं, इधर जो गाड़ियां हैं पीछे 3 से अधिक गाड़ियों में ईडी के जो अफसर है वो मौजूद हैं और यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। फाइलें खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो विकास अग्रवाल अभी दुबई में बैठे हुए हैं वहाँ पर, और उनका नाम बहुचर्चित जो शराब घोटाला है उसमें मुख्य नाम आया हुआ था, जिनका बताया जा रहा है कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो ये घोटाले हैं उसमें जो काला धन है उसका उपयोग इन सराफा व्यापारी के यहाँ पे किया गया है। इसलिए यहाँ पर भी दबिश दी गई है और पूरी छानबीन की जा रही है। कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोरमी से कसडोल गई एक बारात में उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही दूल्हे के नशे में होने की बात सामने आई। जानकारी के अनुसार दूल्हे को नशे की हालत में देखकर वधू पक्ष का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हंसी खुशी का माहौल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लड़के पक्ष का आरोप है कि विवाद के दौरान लड़की पक्ष ने उग्र होते हुए उनके 7 से अधिक बारातियों को बंधक बना लिया और उन्हें छोड़ने की एवज में करीब 20 लाख रुपए की मोटी रकम की मांग की। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से बारात में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित पक्ष ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस फिलहाल बंधक बनाने और अवैध वसूली की मांग जैसे गंभीर आरोपों की गहनता से जांच कर रही है, ताकि विवाद की असली वजह और दावों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। फिलहाल नशे की एक गलती के कारण टूटी यह शादी पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
हमन कल गए बारात गए तो करीब वही 7 साढ़े 7 बजे पहुँच गए। तो हाँ अपन बाजा वाजा लगाए रहे, नाचे कूदें, नाचे कूदे के बाद परघाई में मन और परघाते तो दूल्हा लागे में लाइल पड़ते। तो दूल्हा ला सामने लाइन ना, तो दूल्हा थोड़ा सा दारू पिए ले रही, नशम हो गई रही से। तो गाड़ी में उतरे के समय वह थोड़ा लड़खड़ा गए नशा हालत में। अब उतका लो मन देखी तो बम हो गए। तो हाँ वो अरघनी परघनी कुछ नहीं, टीका मीका लगाते हो कुछ नहीं, सब ला कैंसल कर दी। कुछ नहीं करना है। तो हाँ पूरा जितना रिश्तेदारों का आए हैं सब नई दान भगाओ मार गाड़ी करो, ऐसे दुनिया भर की बात चालू कर दी। अब ऐसे तो ऐसे कुछ नियम नेंग होवे नहीं करी, कुछ नियम नेंग नहीं हुई। तो हाँ रात भर हमारा अते कते खर्चा हो गए, हमारी इज्जत खराब हो गए हैं, हमार नुकसानी द 20 लाख रुपया नुकसानी द, तब तुम्हारा जान देवो। तो हाँ अब हाँ नहीं तो जाने नहीं दम, तुम्हारा पूरा बाराती रोक ली, गाड़ी की चाबी खींच ली। इधर बिलासपुर की सकरी पुलिस और एसीसीओ की टीम ने आईपीएल क्रिकेट और ऑनलाइन लूडो के जरिए सट्टा खिलाने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह को दबोचने में सफलता हासिल की है। ओम स्पेस कॉलोनी में दबिश देकर पुलिस ने गिरोह के सरगना राहुल छाबड़ा सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 21 मोबाइल, 3 लैपटॉप और एक क्रेटा कार सहित करोड़ों रुपए के सट्टे का हिसाब बरामद किया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर पुलिस द्वारा सट्टेबाजों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सकरी पुलिस को बीट सिस्टम और तकनीकी सहायता से इस गिरोह की सूचना मिली थी। पुलिस ने 29 अप्रैल 2026 को सकरी स्थित एक कॉलोनी में छापेमारी की, जहां ऑनलाइन माध्यम से बड़े पैमाने पर सट्टा संचालित किया जा रहा था। गिरोह का मुख्य सरगना राहुल छाबड़ा, जो पहले भी सट्टेबाजी के मामले में पकड़ा जा चुका है, दूसरे राज्यों के सट्टेबाजों के संपर्क में रहकर इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में सागर, बालाघाट और कटनी के शातिर सट्टेबाज शामिल हैं, जो बिलासपुर को अपना ठिकाना बनाकर संगठित रूप से अपराध को अंजाम दे रहे थे। कि किस तरीके से उस पर रोक लगी है, प्रतिबंधित किया है निश्चित रूप से। अब लोग जो उसमें सट्टा लगाने के लिए छोटे छोटे जो लोग डेली इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे थे, उसमें बहुत कमी आई है, बहुत हद तक कमी आई है। ये फील्ड से आप जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी सटोरिये जो यहाँ के बड़े सटोरिये थे, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। आपने देखा होगा कि उनके खिलाफ इनाम भी घोषित किया गया है। उसके परिणाम स्वरूप हमारे जो टीमें हैं उनको अरेस्ट करके लाई बाहर से भी। तो इसमें निश्चित रूप से कमी आई है, और फिर जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम लोग फिर और कार्रवाई करेंगे। थाना प्रभारी और उनके बीट आरक्षकों के सूचना पर सीएसपी ने कल इसको पूरी टीम के साथ जाकर पकड़ा है। और उसमें एक ऑनलाइन सट्टा खेला जा रहा था, जिसमें कि बिलासपुर के 2 लोग हैं, राहुल छाबड़ा और एक और लड़का है, वो भी सकरी का रहने वाला है, और बाकी सब बालाघाट, कटनी, छिंदवाड़ा के हैं। और यहाँ से एक नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसको कि हम लोगों ने आगे पूरी उसकी पतासाजी के लिए पूरा एक टीम बनाई है, और उसके जितने भी कनेक्टेड जो भी नेटवर्क होंगे उसको ध्वस्त करेंगे, उसको भी पकड़। पुलिस की इस कार्रवाई में भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण और वित्तीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन से विश्लेषण के 2 करोड़ रुपए से अधिक के सट्टे के लेनदेन का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से 21 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 13 एटीएम कार्ड, 8 पासबुक और एक मध्य प्रदेश पासिंग की क्रेटा कार जब्त की है। पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों की सघन जांच कर रही है, ताकि अन्य राज्यों में फैले इनके सहयोगियों का पता लगाया जा सके। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के सडूड स्थित कवल मल्टीलेयर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। विधानसभा थाना क्षेत्र की इस फैक्ट्री में सुबह 11 बजे अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया है। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है, वहीं पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में रखे सामान को नुकसान होने की आशंका
आशंका जताई जा रही है। हालांकि नुकसान का सही आकलन अभी नहीं हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस ने शहर के सूने मकानों में हो रही सिलसिलेवार चोरियों का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रहार कार्रवाई के तहत पकड़ा गया यह आरोपी पेशे से AC मिस्त्री है, जो दिन में घरों की रेकी करता था और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। ताज्जुब की बात यह है कि ऑनलाइन सट्टे में 30 लाख रुपए हारने के बाद आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए चोरी का रास्ता अपनाया। पुलिस ने इसके पास से भारी मात्रा में सोना, चांदी और घरेलू सामान बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 45 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। पकड़ा गया आरोपी सूरज काछी मूल रूप से गोरेला का रहने वाला है, जो बिलासपुर के मंगला इलाके में किराए पर रहकर AC रिपेयरिंग का काम करता था। काम के दौरान ही वह कॉलोनियों के सूने मकानों की पहचान करता था। वारदात को अंजाम देने के लिए वह बेहद पेशेवर तरीका अपनाता था। वह CCTV से बचने के लिए मास्क और टोपी पहनता, अलग अलग मोटरसाइकिल का उपयोग करता और पुलिस को भ्रमित करने के लिए घर के अंदर ही अपने कपड़े बदल लेता था। शहर में बढ़ती वारदातों को देखते हुए SSP रजनीश सिंह के निर्देश पर ACCU और सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 1000 CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले और साइबर सेल की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे धर दबोचा। देखिए, बिलासपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता है। हमारे एडिशनल SP सिटी और CSP सिविल लाइन और ACCU की टीम और थाना सिविल लाइन की टीम ने बहुत बड़े ये चोरी के अपराधों में सफलता पाई है। ये पिछले 7 महीने में लगभग 23 चोरियां हुई थी और उन सभी चोरियों में अपराधी पकड़े गए हैं। और ये जो अपराधी है सूरज काछी, इससे भी सिविल लाइन में मंगला चौक पे, मंगला एरिया में काफ़ी चोरियां हुई थी, जिसमें करीब 35 तोला के आसपास सोना गया था। और 1 महीने पहले, 15-20 दिन पहले, जिसमें मैं भी घटनास्थल गया था नर्मदा नगर में, वहाँ भी चोरी हुई थी सोने मकान में। उसमें भी ये आरोपी ने चोरी की है और इसको पिछले 7-8 महीने से लगातार ये लोग ट्रैक कर रहे थे, CCTV में ट्रैक कर रहे थे। लेकिन ये अपराधी इतना शातिर है, इतना बदमाश है और इतना ही चालाक भी है, क्योंकि ये AC फ्रिज बनाने का काम करता है और ये घरों में जब AC फ्रिज बनाने जाता था तो कॉलोनी की भी रैकी कर लेता था और जहाँ पर भी दिन में इसको मकान में ताला बंद दिखता था, वहाँ उसको ये टारगेट करता था। और बड़ी होशियारी के साथ ही ये 2-3 कपड़े लेके जाता था, जिस कपड़े को पहन के
ये चोरी करने घुसता था घर में, वहाँ से सामान निकाल कर, सोने चांदी जेवरात रुपया सब निकाल कर फिर वहाँ पे ही कपड़े चेंज करके फिर बाहर आता था। और इसके बाद लोगों को भ्रम में रखने के लिए या पुलिस को भ्रम में रखने के लिए कि जब पुलिस देखेगी तो सीसीटीवी में कोई दूसरा व्यक्ति दिख रहा है कपड़े पहने हुए और जाते समय दूसरा कपड़ा दिख रहा है। साथ ही साथ में अगर कोई उसको देख लिया जाते हुए तो ये फ़ोन को अपने कान में लगा लेता था और इसको पता था कि फ़ोन अगर मैं करूँगा उस समय तो टावर जो भी है पुलिस निकाल लेती है। तो फर्जी तरीके से फ़ोन को अपने कान में लगाए रहता था, कॉल नहीं करता था। इस तरीके की ये एहतियात बरतता था। लेकिन पुलिस ने अपनी कड़ी मेहनत की है। हमारी जो हमारे आरक्षक हैं, बीट के हैं, एसीसीयू के आरक्षक हैं, आप सभी ने देखा है कि नई टीम बनाई गई है पूरी, चाहे वो एसीसीयू की हो, चाहे थानों में हो। नए लड़कों ने अपनी मेहनत की है। निश्चित रूप से जैसे पानी ठहर जाता है तो ज़्यादा काम का नहीं रहता है, वैसे ही हमारी टीम में भी जब चेंज लाते हैं तो उसका परिणाम भी बेहतर होता है और उसी का परिणाम है कि इतनी चोरियां निकली हैं जिसमें कि लगभग 250 ग्राम से अधिक सोना है और चांदी 1 किलो के आसपास है, लगभग 4-5 लाख की चांदी है। इसके अलावा हमने चोर ने इस पूरे टाइम इंटरवल पर जितना भी लग्जरी आइटम खरीदा है, पहली बार सारे सामान उसमें मेटाडोर में मंगवा के उसको भी जब्त किया है। तो इस तरीके से लगभग 45 लाख के लगभग ये चोरी का मामला पकड़ा गया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पेरी मैच गेमिंग ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टे का आदी था और करीब 30 लाख रुपए हार चुका था। चोरी के जेवरातों को वह कटनी ले जाकर ठिकाने लगाता था और वहां से नए जेवर बनवाकर उन्हें मुथूट गोल्ड लोन जैसी कंपनियों में गिरवी रख देता था ताकि चोरी का माल पकड़ा न जा सके। पुलिस ने आरोपियों के पास से 252 ग्राम सोना, 1 किलो 95 ग्राम चांदी, 2 मोटरसाइकिल और चोरी की रकम से खरीदे गए कूलर, फ्रिज, सोफा जैसे सामान भी जब्त किए हैं। इस पूरी कार्रवाई से शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला, कुदुदंड, नेहरू नगर समेत 8 बड़े चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रतनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गढ़वट में बुधवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक हादसा घटित हुआ जिसने शादी वाले घर की खुशियों को गहरे शोक में बदल दिया। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर के सरकंडा स्थित इमली भट्टा निवासी राकेश धीवर अपने पूरे परिवार के साथ एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम गढ़वट आए हुए थे। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास राकेश की पत्नी अपने बच्चों के साथ पास स्थित मटखनवा तालाब में नहाने गई थी। इसी दौरान नहाते समय 9 वर्षीय थलेश धीवर और उसकी बहन अचानक गहरे पानी की चपेट में आकर डूबने लगी। अपने बच्चों को जिंदगी और मौत के बीच जूझता देख मां ने बिना अपनी जान की परवाह किए तालाब में छलांग लगा दी। साहसी मां ने कड़ी मशक्कत के बाद अपनी बेटी को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बदकिस्मती से थलेस गहरे पानी में समा गया और उसकी नजरों से ओझल हो गया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से काफी देर बाद बालक को पानी से बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद परिजन उसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर लेकर पहुंचे। हालांकि वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के उपरांत मासूम को मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए तारबहार, व्यापार विहार और एफसीआई गोदाम क्षेत्र में हर साल होने वाली जल भराव की समस्या के समाधान के लिए आज नगर निगम, रेलवे और एफसीआई गोदाम के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर भी मौजूद रहे। टीम ने उन स्थानों का जायजा लिया जहां बारिश के दिनों में पानी भरने से आम लोगों, व्यापारियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जल निकासी व्यवस्था, सड़क की स्थिति और नालों की सफाई को लेकर चर्चा की। महापौर और रेलवे अधिकारियों ने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए संयुक्त रूप से कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत जल निकासी की नई व्यवस्था, सड़क सुधार और आवश्यक निर्माण कार्यों पर फोकस किया जाएगा। बताया जा रहा है कि व्यापार विहार और तारबहार क्षेत्र के व्यापारियों ने लंबे समय से जल भराव की शिकायत नगर निगम से की थी। बारिश के दौरान दुकानों और गोदामों तक पानी पहुंचने से व्यापार प्रभावित होता है। शिकायतों के बाद अब संबंधित विभागों ने मिलकर समाधान निकालने पर सहमति जताई है। निरीक्षण के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही विस्तृत परियोजना तैयार कर काम शुरू किया जाएगा, जिससे इस बार बारिश में लोगों को राहत मिल सके।
जिले के अंतर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों में संसाधन और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। बुधवार को संजय अग्रवाल ने अपने कक्ष में जिले के सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक ली। बैठक में कॉलेजों की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध संसाधनों और आवश्यक सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने प्राचार्यों से कहा कि वे अपने अपने महाविद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन सुविधाओं की कमी है उसकी विस्तृत जानकारी प्रस्ताव सहित प्रस्तुत करें। इस दौरान प्राचार्यों ने लिखित एवं मौखिक रूप से करीब 30 से 40 लाख रुपए तक के संसाधनों की आवश्यकता जताई। इसमें भवन मरम्मत, फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय सामग्री, पेयजल स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार विमर्श और परीक्षण के बाद जिला खनिज न्यास फंड से राशि स्वीकृत की जाएगी। राशि जारी होने के बाद महाविद्यालयों में संसाधनों का विकास होगा, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रशासन की इस पहल से जिले के उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। मैं डॉक्टर SL निराला, प्राचार्य शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। पहली बार हमारे जिलाधीश महोदय हाई एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके हाई एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट बच्चों में जागृत हो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसको मिले, इसको ध्यान में रखते उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या चीज़ों की आपकी आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखते हुए समस्त प्राचार्यों को बुलाए हुए थे और उन्होंने हमारे प्रपोजल को स्वीकार किए। जिन जिन कॉलेजों में कमरों की आवश्यकता है, वाचनालय की आवश्यकता है और अलग से कमरों की आवश्यकता है, उन सारे मांगों को पूरी करने की कोशिश। शिक्षकों की आवश्यकता होती है, पाइमेंट वो जो सब करते हैं वो हायर एजुकेशन से होता है। तो सर अपने स्थानीय स्तर पर जितना हो सके उसके आधार पर हम सहयोग प्रदान करेंगे। कलेक्टर साहब बुलाए थे हम लोग 12:30-1 बजे। हम लोग आए थे इस क्षेत्र के जो जितने महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय, तो वहाँ पर अपने जो भी आवश्यकताएं हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है या अन्य प्रकार के जो कॉलेज में जो है कि हो सकता है, उनके लिए बुलाए थे और उनमें हम बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और कुछ अनुदान देने का उन्हें। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पाणिनीय व्याकरण की समृद्ध परंपरा को बढ़ावा देने और संस्कृत अध्ययन को नई दिशा देने के उद्देश्य से 1 मई को बिलासपुर स्थित पाणिनीय शोध संस्थान में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में काशी और जयपुर के प्रतिष्ठित शास्त्र पंडितों का विशेष सम्मान भी किया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पाणिनी प्रक्रिया के ऐतिहासिक, भाषिक और शैक्षिक आयामों पर गहन विचार विमर्श करना है। कार्यक्रम में देश भर से विद्वान, शोधकर्ता और छात्र भाग लेंगे, जिससे संस्कृत व्याकरण की जटिलताओं को सरल बनाने और भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक पहचान को मजबूत करने पर चर्चा होगी।
मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरेखेड़ी तथा सारस्वत अतिथि प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में उनके मार्गदर्शन से शोध और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होने की उम्मीद है। आयोजकों के अनुसार यह संगोष्ठी केवल एक शैक्षिक मंच नहीं बल्कि पाणिनि परंपरा को समकालीन संदर्भ में पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और संस्कृत अध्ययन के क्षेत्र में नवाचार के नए अवसर खुलेंगे। हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि पूज्य माता डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी जो राष्ट्रपति सम्मानित हैं, और हमें यह भी गौरव है कि वो 4 डिलीट से सम्मानित हैं और उनकी संस्था है ये पढ़ने संस्थान आप देख रहे हैं। तो अभी जैसे माता जी ने आपको विस्तार से इसकी जानकारी दी, ये जो हमारी क्या कहते हैं पढ़नी पौष्टिक हमारी जो प्रणाली प्रक्रिया है उसके विस्तार के बारे में उन्होंने चर्चा की कि संस्कृत को सहज आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो इसी को लेकर ये एक दिन की ये विचार गोष्ठी है जो माता जी ने ये जो प्रक्रिया जो नई बनाई है, नई अपने शोध से उन्होंने उसको जो प्रकट हुआ है, वो चाहती हैं कि इसका लाभ दुनिया के और संस्कृत को जानने वाले लोगों तक वो पहुंचे। उसी पर ये चर्चा है। उनकी 52 पुस्तकें हैं। आप सोचिए कि संस्था में बिलासपुर में चाइना से, लंदन से, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से अभी भी बच्चे आए हुए हैं, नेपाल से। ये बच्चे वहां से आकर यहाँ संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं, व्याकरण पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उसके महत्व को समझना चाहते हैं। तो 1 मई को ये आयोजन नगर के सेठ लकीराम ऑडिटोरियम सभागृह में ये आयोजित होगा। प्रातः 10 बजे ये चालू होगा। संस्कृत को जाने बिना हम अपने देश को जान ही नहीं पाते, अपने आप को भी नहीं जान पाते, जीवन के लक्ष्य को नहीं जान पाते, हमारे ऋषियों ने जो जीवन पद्धति दी है उसको नहीं जान पाते। तो संस्कृत को जाने बिना सारा जीवन अधूरा होता है। हम लोग MBA करते हैं, बहुत बड़ी नौकरियां पाते हैं, बहुत से पैसा कमाते हैं, खा के पी के मर जाते हैं, किंतु जो वस्तु जो विद्या पूरी दुनिया से भारत को अलग करती है, जो सारी दुनिया से भारत को श्रेष्ठ सिद्ध करती है, वो विद्या संस्कृत है। अब संस्कृत को पढ़ना है, ये तो शिक्षा से संस्कृत गायब है। KG से लेकर PG तक कहीं संस्कृत का नाम निशान है नहीं, और जो संस्कृत दिखाई पड़ती है वो सब दिखावा है, संस्कृत है ही नहीं। अब उस संस्कृत को हमको पढ़ना है तो संस्कृत बाकी अंग्रेजी के समान छोटी मोटी भाषा नहीं है कि अंग्रेजी वाले शब्द गिन देते हैं, हमारे जितने शब्द हैं, ये अनंत भाषा है। उस अनंत भाषा में लिखा हुआ हमारा सारा संस्कृत का वाङ्मय है। वेदों से लेकर महाभारत, रामायण, पुराण, सारे पुराण, कालिदास, भास जो भी हैं, सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। उस सबको हमें पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए संस्कृत को, समग्र संस्कृत को जानने के लिए एकमात्र आधार है भगवान पाणिनि की लिखी हुई अष्टाध्यायी है, पाणिनि का व्याकरण। उसको पढ़ने से हमको सारी संस्कृत आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता की कहानी आज बिलासपुर से सामने आई है, जहां PM श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चकरभाटा की छात्रा नैसी ठाकुर ने 97.50% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराया है। इस उपलब्धि से न सिर्फ स्कूल बल्कि परिवार और जिले में भी खुशी का माहौल है। आइए देखते हैं पूरी खबर। नैसी ठाकुर की इस बड़ी सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। स्कूल के शिक्षक भी उनके घर पहुंचे और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। नैसी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। नैसी ने बताया कि वह रोजाना 4 से 5 घंटे तक नियमित पढ़ाई करती थी और हर विषय को समझकर पढ़ने पर ध्यान देती थी। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने हर कदम पर उनका साथ दिया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। नैसी ने अन्य छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि पढ़ाई हमेशा सीखने के उद्देश्य से करनी चाहिए, न कि दबाव में आकर। उन्होंने असफल छात्रों को भी हौसला देते हुए कहा कि एक रिजल्ट जीवन तय नहीं करता, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है और चाहती हूँ कि दूसरे भी ऐसे ही बिल्कुल करें। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कुछ शब्द नहीं है कि मैं बता पाऊँ आप लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आगे चल के क्या करना चाहेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? आगे चल के मैं मैथ्स लूँगी और वही एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं तैयारी करूँगी और उसमें भी मैं बहुत सपोर्ट अच्छा मिला है पढ़ाई को लेकर? सपोर्ट में परिवार, माँ पापा, सबका सपोर्ट बहुत अच्छे से मिला है और दादी हमारी
वो भी बहुत मतलब प्रेरित करती है। और आपके स्कूल में पढ़ाई कैसे होता है? हमारे स्कूल में पढ़ाई जो है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है। हर एक टीचर्स अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अभी जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है उसके लिए प्रिंसिपल सर भी मतलब न्यू आए हैं, जो बहुत ही अच्छे से मतलब उन्होंने मैनेज किया है हर चीज़ को। और हमारे हिंदी मीडियम में जो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ पढ़ते थे, अब गर्ल्स जो है एडमिशन लेना शुरू कर दिया गया है। तो जो भी गर्ल्स है वो भी आके अब पढ़ सकती हैं। अब ये सोच के पढ़ती थी कि नॉलेज के लिए पढूँ, ये मार्क्स के लिए नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ती थी। बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहूँगी कि मार्क्स के लिए कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना है अपनी नॉलेज के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। क्या बनना चाहते हैं आगे? अभी कुछ डिसाइड तो नहीं है, बस अभी 11th-12th उसके बाद डिसाइड ये तो करेंगे। हर किसी का सपना रहता है कुछ बनने का, आप भी कुछ सोचे होंगे। सोची तो हूँ कि मतलब फोर्स में जाना है, और अगर नहीं हुआ तो किसी आईआईटी में दिलाऊंगी या फिर। वहीं नैसी की मां ने बताया कि बेटी की इस सफलता से पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है और लगातार रिश्तेदारों व परिचितों के बधाई संदेश मिल रहे हैं। स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि नैसी जैसी होनहार छात्रा स्कूल के लिए गर्व की बात है और भविष्य में और भी छात्रों को टॉप 10 में लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल मॉडल को बेहतरीन बताते हुए कहा कि यहाँ बच्चों को शासन द्वारा उत्कृष्ट सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं क्लास टीचर शिक्षिका सविता आय ने बताया कि नैसी शुरू से ही पढ़ाई में रुचि रखने वाली और मेहनती छात्रा रही हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। नैन्सी तो टॉप लेवल में हर बार बोलती थी कि मतलब आत्मानंद स्कूल में पहला आओ करके बोलती थी हमेशा। पापा भी बोलते थे कि मतलब कि टॉप लेवल में नहीं आओगे तो दोबारा पढ़ाऊंगी, ऐसे करके बोलकर अपने ड्यूटी में गए हैं। रेलवे में काम करते हैं, जी। इलेक्ट्रिशियन का। क्या सोचे थे पहले से कि बेटी इस मुकाम पर पहुंचेगी करके, और क्या बनाना चाहते हैं बेटी को? अब हम तो बोलते हैं कि जो इच्छा है वही बनूँ, ऐसे करके। और हर बार बोलती थी कि मतलब आत्मानंद में टॉप लेवल में आ करके, मेरी इच्छा थी, मेरे सपना थी। देखिए, हमारे बच्चे और हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। सिर्फ कहते हैं कि लोहे में जंग लग जाता है, उस जंग को हमने थोड़ा सा निकालने की कोशिश की है। और ये बच्ची जो है वास्तव में बहुत अच्छा करी, और इनके जैसे ही बहुत सारे बच्चे हमारे पास अभी भी हैं, जो अगले सालों में, अगले वर्षों में जो परीक्षाएं होने जा रही हैं उसमें सब लगभग मेरिट में आने के चांसेस हमारे हैं। बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे स्कूल के बच्चों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इनको देख करके ये सीखना चाहिए कि जीवन में किसी चीज़ से हारना नहीं है, और हर चीज़ लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, और युद्ध में हमको जीतना है। स्वामी आत्मानंद स्कूल का मॉडल कैसे है? देखिए, स्वामी आत्मानंद मॉडल शासन का एक बहुत अच्छा मुख्य भूमिका के आधार पर अंग्रेजी माध्यम में सभी बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे गार्जियंस, उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश शासन ने दिया है। और हमारा स्कूल सिर्फ स्वामी आत्मानंद नहीं है, पीएम श्री है। पीएम श्री जहाँ हमारे पूरे ज़िले में, बिलासपुर ज़िले में 5 स्कूलों को बनाया गया है, मॉडल स्कूल या नोडल स्कूल जो कह लें आप। उसके आधार पर बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को प्रदान की जाती हैं, और इसी आधार पर ये बच्चों की पढ़ाई, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, सारी चीज़ें हम कराने जा रहे हैं। अगले वर्ष हमारे चगरभाटा स्कूल में आप लोगों को भी निमंत्रण दे रहे हैं, आइए। और बहुत सारे चेंजेस एक मॉडल स्कूल के रूप में जो हमने चेंज कर रहे हैं हमारे शिक्षकों के साथ मिल करके, वो देखने लायक रहेगा। बात करने से तो बात नहीं बनती, देखने से ही बात बनती है। जी, मतलब बताएंगे आपके द्वारा पढ़ाई गई छात्रा आपके स्कूल के आप टॉप 10 में हासिल की है, कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या है? बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। सर के प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में हमने कोशिश की, एक छोटी सी, काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे कि टॉप में हमारे मेरिट में बच्चे आए। हर बार थोड़ी 1 नंबर या 2 नंबर से हम रह जाते थे, पर इस बार सर के नेतृत्व में हमने कुछ चेंजेस किए पढ़ाई में, बच्चों की तैयारियों में कुछ चेंजेस किए, जिसके कारण बच्चों को सच में बहुत फ़ायदा हुआ। शुरू में बच्चे नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी लगा कि हाँ, ये करने से हमारा फ़ायदा हुआ। जो बच्चे बहुत कम एवरेज थे, वो अभी जो आए हैं उनका फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। और नैन्सी के बारे में कहना चाहूँगी कि एक इंटेलिजेंट होना और एक हार्ड वर्किंग होना बहुत अलग चीज़ है। ये इंटेलिजेंट तो है, लेकिन हार्ड वर्किंग और सिंसियर बहुत ज़्यादा है। ये हर चीज़ को 1 बार 2 बार पूछेगी, जब तक इसे समझ नहीं आते बार बार पूछती है आके टीचर्स से।
तो ये इसकी बहुत बड़ी अच्छी बात है। और माता पिता का सहयोग मिला, भाई बहन का, सारे टीचर्स का, इनफैक्ट सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की इसके साथ भी, और सारे बच्चों के साथ बहुत मेहनत की, और उसका परिणाम आपने देखा है कि हमारे बच्ची ने एक मेरिट स्थान प्राप्त किया है। कुल मिलाकर नैसी ठाकुर की यह सफलता मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन की शानदार मिसाल बनकर उभरी है। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बुधवार को 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए। परिणाम आने के बाद जहां कई विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की, वहीं बड़ी संख्या में कुछ छात्र छात्राएं असफल भी हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए सकारात्मक संदेश दिया है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मीडिया के माध्यम से सभी असफल विद्यार्थियों को हौसला देते हुए कहा कि पास या फेल होना जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। यह केवल एक परीक्षा का परिणाम है जो किसी भी छात्र के भविष्य को तय नहीं करता। उन्होंने विद्यार्थियों से निराश न होने और आगे बेहतर प्रयास करने की अपील की। कलेक्टर ने उदाहरण देते हुए कहा कि देश दुनिया में कई ऐसे सफल लोग हैं जो बचपन में पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया। इसलिए एक असफलता से घबराने के बजाय उसे सीख के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे अपने रुचि के क्षेत्र को पहचानें और उसी दिशा में पूरी मेहनत और फोकस के साथ आगे बढ़ें। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि सच्ची लगन और निरंतर प्रयास से सफलता जरूर मिलती है और पास या फेल होना किसी के जीवन या भविष्य का अंतिम फैसला नहीं होता। चूंकि ये पास और फेल एक सामान्य सी चीज़ है और जीवन केवल इससे नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग फील्ड के बहुत लोग जो जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, वो अपने स्कूल के दिनों में बहुत अच्छे नहीं थे वो, लेकिन आज बहुत ऊंची जगह पे हैं वो। ऐसे बहुत से अक्षय कुमार वो भी नहीं थे। तो इंटरेस्ट बच्चों का जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में बहुत जुनून के साथ उनको काम करना होगा, उन जुनून के साथ आगे जाना होगा। और जो बच्चे किसी भी कारण से 10th और 12th में अभी अपेक्षित रिजल्ट अगर नहीं आया होगा, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक लर्निंग है कि हम जो भी काम किए हैं उसमें शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी होगी। हम उनको और कैसे अधिक मेहनत करके हम लोग अपने जो भी लक्ष्य हम सोचे हैं उसके अनुरूप हमको मेहनत करनी होगी और हमें सफलता मिलेगी। बिलासपुर से साइबर ठगी का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां ठगों ने 82 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाकर 1,04,80,000 रुपए लूट लिए। ठगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर महिला को टेरर फंडिंग के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और 7 दिनों तक उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अलग अलग किश्तों में मोटी रकम वसूल ली। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने अपने बेटे से अतिरिक्त पैसों की मांग की, जिसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह पूरी वारदात बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जहां डीपी विप्र कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर रमन श्रीवास्तव को निशाना बनाया गया। 20 अप्रैल को ठगों ने व्हाट्सएप पर संपर्क कर खुद को पुलिस और जांच एजेंसियों का अधिकारी बताया। आरोपियों ने महिला को डराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और ईडी के फर्जी नोटिस भेजे और दावा किया कि उनके बैंक खातों से अवैध टेररिस्ट फंडिंग हुई है। वीडियो कॉल के जरिए घंटों मानसिक प्रताड़ना दी गई और उन्हें हिदायत दी गई कि वे किसी को भी इस बारे में न बताएं, वरना उनके बेटे और पोतों को भी जेल भेज दिया जाएगा। इसी डिजिटल अरेस्ट के दौरान डरी हुई महिला ने आरटीजीएस के माध्यम से कुल 1,04,00,000 रुपए ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। जी हाँ, ये जो महिला हैं डीपी कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनसे जो साइबर ठग हैं उन्होंने लगभग 6 से 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा था और टेरर फंडिंग के नाम से उनको धमकाकर उनसे 1 करोड़ और लगभग 4 लाख की ठगी की गई है। मामले में साइबर रेंज थाने में एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें इसको लेकर हमारे द्वारा लगातार जिले में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लगातार मीटिंग्स लेके और अलग अलग छोटे छोटे जो वीडियोस हैं और पॉम्पलेट्स हैं उसको साइबर जो अपने सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके थ्रू वायरल करके हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। उसके बाद भी कुछ लोग जो हैं उनमें जो साइबर ठग हैं उनकी झांसे में आके इस तरह अपनी जो अर्निंग है उसको गंवाते हैं। तो इसके लिए हमारे द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। उसके बाद भी घटना हो रही है तो इसमें एफआईआर लिया गया और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं, लगातार ऐसे आरोपियों को पकड़ा जा रहा है और उसमें बहुत सारे लोगों को पैसा को वापस भी दिलाया गया है।
ठगों का लालच यही नहीं रुका, उन्होंने पीड़िता से 50 लाख रुपए की और मांग की। जब महिला ने मुंबई में रहने वाले अपने बेटे प्रशांत श्रीवास्तव से इस बड़ी रकम की मांग की, तब बेटे को अनहोनी की आशंका हुई। बेटा तुरंत बिलासपुर पहुंचा और मां से बातचीत के बाद स्पष्ट हुआ कि वे किसी कानूनी कार्रवाई का नहीं बल्कि साइबर अपराधियों की साजिश का शिकार हुई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 27 अप्रैल को बिलासपुर के रेंज साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 308 और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम का विशेष सम्मेलन आज किसी विधायी चर्चा के बजाय राजनीतिक दंगल का मैदान बन गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला, जहां एक और भाजपा पार्षदों ने काले कपड़े पहनकर विपक्षी गठबंधन की नीतियों का विरोध किया, वहीं कांग्रेस ने इस पूरी बैठक को ही अवैध करार देते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। आइए देखते हैं इस सियासी घमासान की पूरी रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम का विशेष सम्मेलन उस समय ऐतिहासिक हंगामे की भेंट चढ़ गया जब महापौर पूजा विधानी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने इंडिया गठबंधन की कथित महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। महापौर और भाजपा के तमाम पार्षद काले कपड़े पहनकर सदन पहुंचे, जिससे सदन का माहौल शुरुआत से ही तनावपूर्ण हो गया। भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए सदन के पटल पर एक निंदा प्रस्ताव पेश किया। सत्ता पक्ष का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास चर्चा के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे भाग रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्षद दल ने भाजपा की इस कार्रवाई को पूरी तरह से प्रायोजित और असंवैधानिक करार दिया। कांग्रेस की ओर से पार्षद शहजादी कुरैशी ने मोर्चा संभालते हुए भाजपा पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष अपनी विफलताओं और शहर की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का राजनीतिक पाखंड कर रहा है। देखिए, हमारा दो चीज़ के लिए विरोध है। सबसे पहले कि ये सभा असंवैधानिक है। विशेष सदन तब बुलाया जाता है, विशेष सम्मेलन, जब शहर में कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई हो, बाढ़ आ गया हो, सूखा हो गया हो, भयानक आग लग गई हो, किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटना हो गई हो, जिसके लिए तत्काल सम्मेलन बुलाया जाता है। वो सम्मेलन धारा 30 छत्तीसगढ़ राज्य नगर निगम एक्ट के तहत बुलाया जाता है। लेकिन ना शहर में बाढ़ आई है, ना शहर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, ईश्वर की दया है। लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कानून को तोड़ा है, हमेशा की तरह कानून का उल्लंघन किया है। हम इसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हम गैर कानूनी सभा में हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे। हमने बहिष्कार किया है और हम मांग करते हैं कि जो 2023 में कानून पास हुआ है लोकसभा और विधानसभा से पूर्ण बहुमत के साथ 542 सांसदों में 33% आरक्षण का, वो आरक्षण ये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आरक्षण के कंधे पे बंदूक रख के परिसीमन कानून लाए हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये जनता से भाग रहे हैं। ये चाहते हैं कि 850 सांसद बन जाए, तब ये उस आरक्षण को लागू करेंगे। तो लगभग हमारी 25 करोड़ महिलाएं जो है उस कानून का फ़ायदा नहीं ले पाएगी। तो ये कानून का तो हमेशा मजाक बनाते हैं, महिला विरोधी है। अगर ये महिलाओं के हित में कुछ करना चाहते तो आप देख लीजिए मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उन्नाव में क्या हो रहा है, और दूर क्यों जाते हैं, महोबा में देख लीजिए भाजपा के पदाधिकारी अपनी महिला अधिकारियों को कहाँ बुला रहे हैं और क्या पद दे रहे हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, आज नगर निगम में अभी सामान्य सभा हुए मुश्किल से 20-25 दिन हुआ था। आज विशेष सम्मेलन बुलाने का नगर निगम में कोई औचित्य ही नहीं था। विशेष सम्मेलन विषम परिस्थिति में बुलाया जाता है। ये नगर निगम एक्ट के संविधान के विरोधी है, जो आज विशेष सम्मेलन बुलाया गया था, जिसका हम विरोध किए हैं ज्ञापन के माध्यम से, और उनसे निवेदन किए हैं कि हमारा जो ज्ञापन है उसे राष्ट्रपति तक भेजा जाए। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये जानकारी दिया है कि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा राज्यसभा पारित हो चुका था, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हो चुका था, उसे आज तक लागू नहीं किया गया है, जिसे तुरंत लागू किया जाए। बाकी आगे और आरक्षण को 33% से लेकर के आगे मोदी जी से निवेदन किए हैं कि उसको 33 से नहीं 50% किया जाए। पुरुष महिला सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। नया बिल भी आया था संसद में, उसका विरोध किया गया कांग्रेस के द्वारा।
नया बिल का विरोध उनका नियत ही खराब है। अभी महिला आरक्षण के आड़ में वो परिसीमन अपने मन मर्जी के लिए परिसीमन करने के चक्कर में वो एक्चुअल में वो परिसीमन को पास कराना चाह रहे थे, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। और इन लोग महिला आरक्षण का नाम ले रहे हैं। महिला आरक्षण बिल जो है 33% जो मिलना है वो सितंबर 2023 को पास हो चुका है, राष्ट्रपति अनुमोदित कर चुकी है सारा चीज़ें, उसको तुरंत 543 सीटों में लागू करना चाहिए। देखिए, ये तो केंद्रीय जब सदन में ये बिल पास करने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बिल रखा था, तो इन्होंने वहाँ पर बिल गिरा के ये 33% आरक्षण बिल गिरा के जो है पूरा देश की महिलाओं को अपमानित किया गया है। बिल गिरने के बाद जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही हैं प्रियंका गांधी जी, वो हंस के जो है जश्न मना रहे थे। राहुल गांधी जी, इन लोग सब विपक्ष वाले जो है, ये बड़ा शर्म के विषय है। महिलाओं को बिल गिरने के बाद प्रियंका गांधी और उसके साथी सब जो है जश्न मनाने का काम कर रहे हैं और ठेका लगाकर हंसने का काम कर रहे हैं। और ये जो है निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है ये महिला विरोधी है। जो 33% आरक्षण भारत के राजनीतिक में हमारे मोदी जी इसको पास करने के लिए रखे हैं, ये बिल गिराकर जो है बहुत बड़ा अपमानित किया गया है पूरी देश की महिलाओं को। और 2023 में ये बिल क्यों पास नहीं किया है, ये विपक्ष हमें क्वेश्चन मार्क दे रहा है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, 2023 में वो कोरोना का समय था और बिल पास करने से पहले हमारा जो है ये पूरा देश में जो है जनगणना होना है और उसके बाद परिसीमन होना है, उसके बाद महिला आरक्षण जो है देना है। लेकिन विपक्ष को ये उनका डर सता रहा है, उसकी राजनीतिक क्षेत्र जो है उनका बिगड़ जाएगा और उनका राजनीतिक बिगड़ जाएगा, इसीलिए इन्होंने जो है महिला आरक्षण बिल को जो गिराने का काम किए हैं। और ये महिला विरोधी है, निश्चित रूप से महिलाओं को सिर्फ ये इस्तेमाल करने का काम करते हैं, ये सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आज जो विशेष सदन बुलाया गया है असंवैधानिक है। कैसे हम असंवैधानिक समय देकर हमने ये विशेष सम्मेलन को बुलाया है, जो ये लॉ में है। हमारे सभापति जी ने पूरे सभी नगर निगम में जो है ये बिल को विशेष सम्मेलन बुलाने का काम किया है। ये बिल हम यहाँ पर जो गिरा है देश में जो है उसका निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव जो है हमने पास करके आज भेजा है पूरा देश के जितने नगर निगम में। और हमारे जितना 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, 14 नगर निगम में जो है निंदा प्रस्ताव पास करके हमने देश में हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी सम्मानी, उनको पास भेजने का काम कर रहे हैं। जो सभा होता है सामान्य सभा, वो एक आपातकालीन स्थिति में बुलाया जाता है, जैसे कोई बाढ़ की स्थिति में है, कोई बड़ी विपदा हो गई उसके। लेकिन इसमें धारा 30 का उल्लंघन किया गया है और हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो 542 सीटें हैं सांसद में, वो तुरंत लागू किया जाए। लेकिन ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी मंशा नहीं है। महिलाओं की जो सुरक्षा है वो नहीं चाहते कि महिलाओं को सुरक्षा मिले। इतना सारा घटना हो चुका है, जैसे मणिपुर में हुआ है, उन्नाव में हुआ है, फिर अब तक कि वो कहाँ बैठे हुए थे। अभी जो 33% जो आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, इतने दिन से वो कहाँ थे। ये तो अपने राजनीति फ़ायदे के लिए ये 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं महिलाओं को देने की, वो अभी लागू करें ना। हम तो समर्थन करते हैं, पक्ष भी समर्थन करता है, विपक्ष भी समर्थन करता है। पक्ष तो साथ ही रहेगा ही, लेकिन विपक्ष भी साथ रहेगा। तो इसमें अभी तुरंत लोकसभा जो वर्तमान सीटें है उसमें तुरंत लागू करें, हम उसमें समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्षदों ने इस विशेष सम्मेलन की वैधानिकता पर सवाल उठाए और इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर भी कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और भाजपा की मानसिकता को महिला विरोधी बताया। सदन के भीतर मचे इस घमासान के बीच माहौल काफी गर्मा गया। अंततः भारी शोर शराबे और नारेबाजी के बीच सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा, जिससे शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय एक बार फिर अटक गए। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ अमर ध्रुव और राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।
बिलासपुर के वरिष्ठ पत्रकार विश्व दीपक राय को छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश महासचिव के पद पर पुनः निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। रायपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में निर्वाचन अधिकारी राम साहू एवं राजकुमार यादव ने निर्वाचन प्रक्रिया के संपन्न होने पर उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से संगठन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर पत्रकारों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले श्री राय के अनुभव और सक्रियता को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दोबारा सौंपी गई है, जिसके बाद पत्रकार साथियों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।